अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम यूनिट नंबर 3 के 7 क्वेश्चन परफॉर्म किए थे, उनको समझने की कोशिश की थी। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। द प्रोग्राम शुड गेट द वैल्यू ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द रिज़ल्ट। यूज़र से वैल्यू ऑफ बेस और एल्टीट्यूड मांगी जाएगी और फिर उनके थ्रू हमने एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का। और साथ ही आप क्वेश्चन पे देख रहे हैं कि साथ में आपको एरिया का जो फॉर्मूला है एज अ हिंट प्रोवाइड किया गया है। तो हमारे पास जो प्रोग्राम होगा वो कुछ ऐसे होगा कि फर्स्ट लाइन पे यानी कि हम इनपुट यूज़ करेंगे लाइन नंबर 10 पे, एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। मैंने प्रॉपर मुकम्मल मैसेज लिखा है ताकि जो बच्चों को कन्फ्यूजन हो वो भी ख़त्म हो जाए। एंटर दी वैल्यू ऑफ बेस और मैंने उसको एक वेरिएबल बी में स्टोर करवाया। उसके बाद लाइन नंबर 20 इनपुट एंटर दी वैल्यू ऑफ एल्टीट्यूड और उसको एक वेरिएबल ए में स्टोर करवाया। यानी कि यूज़र जो भी बेस की वैल्यू एंटर करेगा वो बी के वेरिएबल में स्टोर होगी और जो भी वो वैल्यू एंटर करेगा एल्टीट्यूड की वो स्टोर होगी ए के वेरिएबल में। इसके बाद एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए, यानी कि बी और ए को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका हाफ लिया जाएगा, जिससे हमारे पास वैल्यू आएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल की। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने हर वैल्यूज़ के साथ स्टैटिक यूज़ किया है क्योंकि ये GW बेसिक का साइंटेक्स है, उसके अकॉर्डिंग हमने फार्मूले को मेंशन किया है यहाँ पर प्रोग्राम में। इसके बाद लाइन नंबर 40 प्रिंट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, और जो एरिया हमने कैलकुलेट किया है बी और ए को मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर उसका हाफ लेने के बाद वो हमने स्टोर करवाया था वेरिएबल AR में और हमने फिर उसको प्रिंट करवाया AR। मैंने मैसेज में प्रॉपर लिखा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल और जो वेरिएबल है वो है AR। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो आपने बिल्कुल उसको एज इट इज़ी लिखना है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा क्योंकि हमने बेस और ए की यानी कि एल्टीट्यूड की मदद से ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। हमने एक सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है और उसका सर्कमफेरेंस। द प्रोग्राम शुड गेट द रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले रिज़ल्ट। प्रोग्राम कुछ इस तरीके से होगा कि हमने जो रेडियस है वो यूज़र से लेना है और फिर उसके ज़रिए हमने एरिया और सर्कमफेरेंस डिस्प्ले करना है। तो अगर आप प्रोग्राम की तरफ देखें, लाइन नंबर 10 में हमने इनपुट एंटर रेडियस, हमने यूज़र से रेडियस मांगा और उसको एक वेरिएबल R में स्टोर करवाया। फिर लाइन नंबर 20 इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ पाई और उसको PI के नाम से एक वेरिएबल में स्टोर करवाया। मैंने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम करवाए थे यूनिट नंबर 2 के, उसमें हमने पाई की डायरेक्ट वैल्यू ली थी जो थी 3.14, जैसे कि आपको फार्मूले में भी मेंशन किया गया है। लेकिन उस कन्फ्यूजन से भी निपटने के लिए मैंने आपको ये भी बताया कि आप इसको एज अ वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर लाइन नंबर 30 कि हमने एक एरिया के लिए वेरिएबल लिया AR और उसके साथ फार्मूला लिखा पाई इंटू R, यानी कि R की जो भी वैल्यू होगी उसका स्केल लिया जाएगा और उसको पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके AR के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया जाएगा। फिर है लाइन नंबर 40 CR यानी कि सर्कमफेरेंस के लिए एक वेरिएबल लिया CR और उसका फॉर्मूला हिंट में मेंशन था 2 मल्टीप्लाई पाई यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई R। इसको भी यूज़र की दी गई वैल्यू के साथ कैलकुलेट करने के बाद हम CR में आंसर को स्टोर करवा देंगे। फिर हम प्रिंट करवाएंगे लाइन नंबर 50 में प्रिंट एरिया ऑफ अ सर्कल, और वो जिस वेरिएबल में वैल्यू सेव है वो है AR, और साथ ही
मैसेज के बाद यानी कि एरिया ऑफ अ सर्कल के बाद उसका जो आंसर है AR का वो प्रिंट होकर नज़र आएगा। फिर उसके बाद लाइन नंबर 60 प्रिंट सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, मैसेज आएगा यूज़र को नज़र कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है और आगे उसका आंसर जो CR में स्टोर था वो लिखा हुआ मौजूद होगा। और फिर लाइन नंबर 70 में हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ क्योंकि हमने यूज़र से रेडियस की वैल्यू भी ली, पाई की, और उनके ऊपर 2 सिंपल फॉर्मूलेज जो हिंट में मौजूद थे उसको परफॉर्म करके सर्कल का एरिया और सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड किया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टू प्रिंट फर्स्ट 10 ओड नंबर यूजिंग वाइल वेंड लूप। वाइल वेंड लूप के ज़रिए आपने 10 फर्स्ट ओड नंबर्स को प्रिंट करवाना है। कुछ चीज़ें जो जहन में रखने वाली हैं वो ये हैं कि वाइल वेंड लूप है जो कंडीशनल लूप है और इसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू भी खुद लेनी है और उसको अपडेट भी खुद ही करवाना है इनसाइड दी लूप बॉडी। और जो मज़ीद एक अहम चीज़ है वो ये है कि हमारा जो ये लूप होगा ये नंबर 20 तक मूव करेगा क्योंकि फ़र्स्ट 20 नंबर में से हमें फ़र्स्ट 10 ओड नंबर्स मिलेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम देखें जी, लाइन नंबर 10 में हमने एक वेरिएबल लिया n जो है 1। हमने 1 से इसको स्टार्ट करवाया क्योंकि ओड नंबर लेने हैं ताकि इसकी अपडेशन के साथ हमारे पास 1 के बाद 3 आए, फिर 3 के बाद 5 और इस तरह चलते चलते हमारे 10 नंबर ओड कंप्लीट हों। अगर हमने 10 इवन नंबर लेने होते तो यकीनन हम n की वैल्यू 0 लेते और फिर हम उसको बार बार अपडेट करवा के 10 ओड नंबर ले सकते थे, क्योंकि जब हम 0 में 2 ऐड करेंगे तो वो एक इवन नंबर आएगा, फिर 2 में जब 2 ऐड करेंगे तो वो फिर एक इवन नंबर आएगा और इस तरीके से हमारे इवन नंबर की लिस्ट हमें डिस्प्ले हो जाती है। बहरहाल हमें जो है वो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग 10 ओड नंबर्स प्रोवाइड करने हैं, तो इसलिए हमने n की जो वैल्यू है वो ली है 1। लाइन नंबर 20 में वाइल लूप लिया क्योंकि हमने 10 ओड नंबर लेने थे और वो भी अकॉर्डिंग टू वाइल वेंड लूप, तो इसलिए हमने वाइल वेंड लूप को यहाँ पर यूज़ किया। वैसे तो हम यहाँ पर फॉर नेक्स्ट लूप भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वाइल वेंड लूप ही यूज़ होगा। लाइन नंबर 20 वाइल n इज़ इक्वल 20 लेस देन और इक्वल 20। जो n है वो 20 तक या 20 से कम तक जो है वो सही रहेगा, यानी कि n की वैल्यू लेस देन 20 भी ट्रू करेगी और इक्वल टू 20 भी ट्रू करेगी। इसके बाद लाइन नंबर 30 है प्रिंट n, यानी कि n की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। इसके बाद लाइन नंबर 40 में n इज़ इक्वल n+2, यानी कि n की वैल्यू में 2 ऐड होगा। फिर उसके बाद 50 में वेंड, यानी कि हमारा जो लूप है वो क्लोज़ होगा और लाइन नंबर 60 में हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। चलें इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन देखते हैं। लाइन नंबर 10 में हमारा वेरिएबल n है, उसमें वैल्यू स्टोर हुई 1। उसके बाद कंट्रोल मूव किया लाइन नंबर 20 में। लाइन नंबर 20 ये कहती है कि क्या n 20 से छोटा या बराबर है। जी हाँ, 1 20 से छोटा है, इसलिए कंडीशन ट्रू हो रही है। तो हमारा जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी में जंप करेगा। लूप की बॉडी में जो लाइन नंबर 30 है वो है प्रिंट n, यानी कि सबसे पहले उस n की वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा जो इस वक्त हमारे पास है 1। इसके बाद लाइन नंबर 40 n की वैल्यू में 2 को ऐड किया जाएगा और वही वैल्यूज़ यानी कि 3 दोबारा स्टोर हो जाएगी n में। ये जहन में रखिएगा कि किसी भी इक्वेशन में जब हम काम कर रहे हों इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सबसे पहले उसका राइट साइड वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और फिर उसका जो आंसर होता है वो अलॉट होता है लेफ़्ट साइड को। तो हमारे पास जो राइट साइड पे पार्ट है वो है n+2, यानी कि 1+2, और इसका जो आंसर आया है 3 वो दोबारा स्टोर होगा n में। तो इस वक्त n की वैल्यू क्या है 3। लाइन नंबर 50 में वेंड, इसने हमारे
कंट्रोल को, जो लूप का कंट्रोल है उसको दोबारा लाइन नंबर 20 पे शिफ्ट किया। अब हमारे पास n की वैल्यू है 3, क्या n की वैल्यू यानी कि 3 20 से छोटी है या बराबर है? जी हाँ, ये छोटी है, तो कंडीशन ट्रू हो रही है और दोबारा से हमारा जो कंट्रोल है वो जंप करेगा लूप की बॉडी में और लाइन नंबर 30 के मुताबिक उस n की वैल्यू यानी कि 3 को प्रिंट करेगा। लाइन नंबर 40 में क्या होगा कि दोबारा n की वैल्यू में 2 ऐड किया जाएगा यानी कि 3 + 2 और वो दोबारा से अलॉट हो जाएगा n की वैल्यू को, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 5। लाइन नंबर 50 दोबारा से हमारे लूप को या कंट्रोल को जंप करवाएगा वाइल की तरफ और वाइल में दोबारा से वही कंडीशन कि क्या 5 लेस देन और इक्वल 20 है? जी हाँ, 5 20 से लेस देन है और फिर हमारा जो है कंट्रोल लूप की बॉडी में जंप होगा जहाँ पर n की वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा यानी कि प्रिंट होकर नज़र आएगा 5। इसके बाद फिर n की वैल्यू में 2 ऐड होगा और वो दोबारा n में स्टोर होगा और इस तरह चलते चलते हमारा लूप पहुंच जाएगा 19 पे। 19 के बाद जब दोबारा 19 भी प्रिंट हो जाएगा तो जब उसमें 2 ऐड किया जाएगा तो अब वेंट हमारे लूप को दोबारा ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करेगा क्योंकि हमारा लूप का जो वेरिएबल है वो 20 से बड़ा हो गया है। अब वो वाइल की स्टेटमेंट से जंप नहीं करेगा लूप की बॉडी में, वो हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा।